गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम की वर्किंग के बारे में डिस्कस करा था और इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का जीएसएम। जीएसएम का पूरा नाम क्या होता है? जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये मोबाइल नेटवर्क के लिए एक सेकंड जनरेशन स्टैंडर्ड होता है, 2G स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यह एक डिजिटल सेलुलर टेलीफोनी है जिसका प्रयोग मोबाइल वॉइस तथा डेटा सर्विस को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन और डेटा सर्विसेज के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें मोबाइल और डेटा ट्रांसमिशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी कितनी होती है? 850 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट 1970 के दशक में बेल लैब्स में डेवलप किया गया था। ठीक है, ये भी बेल लैब्स में ही डेवलप हुआ था 1970 में। ठीक है, और जीएसएम सिस्टम में कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज़ होता है? टीडीएम में, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, जीएसएम में पहले सर्किट स्विचिंग का यूज होता था, उसके बाद पैकेट स्विचिंग का यूज होने लगा। ठीक है, और उसके बाद जीपीआरएस चैनल पैकेट रेडियो सर्विस को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया उसमें। ठीक है, जीएसएम में पहले खाली सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग थी, उसके बाद जीपीआरएस का जो फंक्शन है वो भी ऐड किया गया और करंटली 70% जो दुनिया में लोग हैं इसे यूज करते हैं। और जीएसएम की जो डेटा स्पीड होती है वो 64 kbps से 120 mbps तक हो सकती है। ठीक है, यह सामान्य सर्विस से लेकर एडवांस सर्विस भी उपलब्ध करवाता है। जैसे इसमें एडवांस सर्विस क्या होती है? रोमिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जीएसएम फ़ोन नंबर को दूसरे नेटवर्क में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जीपीआरएस तथा एसएमएस की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फ़ोन नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए सिम का प्रयोग किया जाता है। जीएसएम फ़ोन में हम एक सिम कार्ड को निकालकर दूसरा सिम डाल सकते हैं। इसमें डेटा को कंप्रेस करके चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, इसके जो फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला जो है, जीएसएम मोबाइल फ़ोन तथा मॉडेम पूरी दुनिया में उपलब्ध होते हैं। यह बहुत ही सस्ता होता है और इसमें जो कॉल रेट होती हैं सस्ती होती हैं। मुफ्त मैसेजिंग की सुविधा और लिमिटेड फ्री कॉल्स का प्लान उपलब्ध होता है। आपको पता ही है 2G में क्या क्या होता था पहला। ठीक है, क्या क्या 2G जो पहले थे, उसके बाद 3G 4G आया। तो 2G में क्या क्या फंक्शन होते थे? यही होते थे, मैसेजिंग और कॉल प्लान्स के लिमिटेड वाउचर होते थे। ठीक है, और तीसरा क्या है, इसमें कॉलिंग की क्वालिटी बेहतर होती है और CDMA से ज़्यादा सिक्योर होता है। CDMA से क्या होता है? ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें जो वैल्यू एडेड सेवाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं? जीपीआरएस और एसएमएस की होती हैं। इसके मोबाइल में बैटरी पावर की 2G से बैटरी जो यूज कम होती है। और 6 है, टाइप बेस्ड जीएसएम के द्वारा हम अपने फ़ोन को दुनिया में कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जीएसएम द्वारा हम ग्लोबल सिस्टम होता है, ये कहीं भी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं भी यूज हो सकता है। इसका प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल नेटवर्क तथा अन्य सेवाओं के साथ कर सकते हैं। ISDN यानी कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल रोमिंग की सुविधा भी होती है। इसमें इंटरनेट की स्पीड सही होती है, अच्छी होती है, लेकिन उससे बेटर 3G 4G की होती है, मतलब ठीक ठाक होती है। इसमें नेटवर्क को मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 2G के लिए 2G नेटवर्क तो कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं, कहीं भी टावर से अगर दूर भी होंगे तब भी हमारे 2G नेटवर्क तो आते ही रहते हैं। लेकिन 3G 4G में दिक्कत आती है। इसमें फ़ोन होता है, उसमें सिम कार्ड के माध्यम से चलता है और हम विभिन्न सिम कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जीएसएम की जो डिसएडवांटेज होती है वो क्या क्या होती हैं?
CDMA की तुलना में इसकी रोमिंग का चार्ज ज़्यादा होता है और इसमें मोबाइल के द्वारा की गई कॉल को टैम्पर किया जा सकता है। टैम्पर मतलब आप उसे ओवरलैपिंग कह सकते हैं या कुछ डिस्टोर्शन या क्रॉस टॉक कह सकते हैं। टैम्पर वही हुआ, ठीक है। और यदि सिम खो जाती है तो उसमें उपस्थित, जैसे कोई सिम खो जाए तो उसमें जो हमने सिम में नंबर और जो हमारे मैसेजेस होंगे वो दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकते। लेकिन 3G 4G है, उसमें अगर न्यू सिम हम लेते हैं उसी नंबर का तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन 2G में ऐसा नहीं होता है। और चौथा है एयरप्लेन्स, पेट्रोल पंप तथा हॉस्पिटल में GSM पर आधारित मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पल्स बेस्ड ब्रस्ट ट्रांसमिशन तकनीक का प्रयोग करती है। तो पेट्रोल पंप पे जो फ़ोन यूज करने के लिए मना होता है वो 2G फ़ोन के लिए होता है, क्योंकि इसमें एक पल्स बेस्ड ब्रस्ट ट्रांसमिशन होता है। जो पल्स का एक ब्रस्ट जो रूप होता है, एक क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, वो एक साथ ही ट्रांसमिट होता है, जिसके कारण उसमें पेट्रोल पंप पे और एयरप्लेन्स में और हॉस्पिटल में इसे मना किया जाता है यूज़ करने के लिए। तो ये कैसे डेवलप हुआ, इसकी हिस्ट्री 1982 में क्या हुआ था, यूरोपियन सेलुलर मोबाइल सिस्टम के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए एक GSM ग्रुप को बनाया गया 1982 में, ठीक है। और 1985 में क्या हुआ, इस ग्रुप के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन की लिस्ट को एक्सेप्ट किया गया और 1986 में लिस्ट में से सबसे अच्छी तकनीक को चूज़ करने के लिए फील्ड टेस्ट किए गए। फिर 87 में क्या हुआ, TDMA को एक्सेस मेथड के रूप में चुना गया, यानी कि जो एक्सेस मेथड मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी TDM को इसमें चूज़ किया गया, ठीक है। और 1988 में GSM सिस्टम को वैलिडेट किया गया, इसको वैलिडेट कर दिया गया। फिर 1989 में क्या हुआ, ETSI यानी कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को GSM स्टैंडर्ड को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि GSM को मैनेज करने का जो पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया, किसे दिया गया, ETSI को। 1990 में क्या हुआ, GSM का फेज 1 रिलीज़ किया गया। 1991 में GSM सर्विस को कमर्शियली लॉन्च किया गया और 1993 में GSM सेवाओं को यूरोप के बाहर भी शुरू कर दिया गया और 1995 में इसका सेकंड फेज रिलीज़ किया गया और 2004 तक क्या हुआ, इसका सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ लोगों ने ले लिया। तो GSM का जो ओवरव्यू था आज के लेक्चर में बस इतना ही। उसके बाद कल जो है इसका आर्किटेक्चर या इसकी जो वर्किंग है नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।